तो आज हम लोग सबसे पहले बनाएंगे रोड मैप। रोड मैप किस चीज का? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारा काफी प्यारा सा चैप्टर, क्लास 9 का आईसीएससी बोर्ड में है मैग्नेटिज्म और 10th आईसीएससी में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सीबीएसई के अंदर वही सेम चैप्टर 10th क्लास में है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से। ठीक है, तो अब हम लोग यही चैप्टर कवर करने वाले हैं। इसका रोड मैप बना लेते हैं कि आप लोग को एक अंदाजा हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, कि आप लोग को ये अंदाजा हो जाए कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन से पर्सपेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए रोड मैप तो बना ही लिया है, तो पहले रोड मैप लिख लेते हैं कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। आप आईसीएससी में हैं 9th-10th में, ठीक है, 9th-10th वालों 9th आईसीएससी में है तो 9th में मैग्नेटिज्म मिलेगा और 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आपका भी काम हो जाएगा। आप किसी स्टेट बोर्ड में हैं तो आपका मेरे को नहीं पता, जो स्टेट बोर्ड वाले हैं कि उनके में कौन से 9th क्लास में है और कौन सा टॉपिक 10th में है, या कौन सी क्लास में है, कि हो सकता है पूरा ही 9th में पूरा ही 10th में हो, तो वो लोग आप चेक कर लीजिएगा। बट स्टेट बोर्ड वालों का भी मैक्स टू मैक्स काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में मेरे को। तो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप जेई नीट फाउंडेशन वाले हैं, जेई नीट फाउंडेशन वाले मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग, तो आप वो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आप लोगों का वो काम भी हो जाएगा जेई नीट फाउंडेशन वालों का। और अगर आप ओलंपियाड की प्रेप कर रहे हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो 9th-10th के सारे काम हो जाएंगे। तो मैं रेफर करूंगा कि आप लोग सारे लेक्चर देखो। कोई टॉपिक ऐसा लगा कि बिल्कुल अच्छे से आता है तो स्किप कर दें, ठीक है। ये बढ़िया बात है कि जो टॉपिक अच्छे से आता है उसे स्किप भी कर सकते हो। और मैं पहले बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर थ्योरी पोर्शन जो है, इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पोर्शन न्यूमेरिकल से ज्यादा है। इस चैप्टर में थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा मिलेगा। मैक्स टू मैक्स टॉपिक थ्योरी ही है इस चैप्टर में। जैसे मोशन है, फोर्स है, इन सब में थ्योरी कम है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत सारा है। यहाँ पे थ्योरी ही थ्योरी मिलेगी। थ्योरी, एक्सपेरिमेंट, हिस्ट्री, बहुत कुछ इसके अंदर वैसे पुराना। तो ये थोड़ा सा मतलब पुराने सॉर्ट ऑफ का चैप्टर है थ्योरी वाला, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहला लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। सबसे पहला लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म, ठीक है। सबसे पहला लेक्चर यही रहता है, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। इसके अंदर क्या होता है इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म? सबसे पहला लेक्चर होगा आप लोगों का 9th क्लास वाले देख सकते हो और 10th वालों को तो देखना ही देखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल की बात होगी। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कि मैक्सिमम लोग सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेते हैं लेकिन सोचते नहीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो ये भी सोचेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एकदम बेसिक से उठा के पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मतलब वही नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट जो 6th क्लास में पढ़ी थी। प्लेइंग विद मैग्नेट्स नाम का चैप्टर आता है, सभी बच्चों के में होगा। तो आप लोगों में प्यार दोस्तों, आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ रखा होगा। जब आप लोग छोटे छोटे बच्चे होंगे तो आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ा था। प्लेइंग विद मैग्नेट्स नाम का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। 6th क्लास में हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते तब पढ़ते हैं ना, अब तो आप लोग पढ़ चुके हो। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं प्यार है दोस्तों, ये टॉपिक काफी छोटा है, 40-45 मिनट में से कवर कर लेंगे। 40-45 बस छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद दूसरा टॉपिक थोड़ा सा खतरनाक आता है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इस टॉपिक के बारे में बहुत कम बुक्स में दिया होता है, बहुत थोड़ा सा दिया होता है बट बहुत छोटी फॉर्म में दिया होता है। बट यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इसके अंदर?
इसके अंदर हम हिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि अर्थ मैग्नेटिज्म कहाँ से बना, वो जो ग्रीस वाली पूरी कहानी है ना, ग्रीस वहां पे भेड़ चराने वाले जो शेफर्ड्स होते हैं उन लोगों के साथ पूरी कहानी हुई, तो वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कस करेंगे हिस्ट्रीज की। तो उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड अर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल इनसाइड अर्थ, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक डाइपोल दिया गया कि ऐसा बोला कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ऐसी थ्योरी दी गई और कहा गया कि इस वजह से मैग्नेटिज्म होता है, बट वो थ्योरी स्टैंड आउट नहीं कर सकी, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज अ कॉज, इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड रोटेशन, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो इस मैग्नेटिज्म के लिए है और रोटेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्यों है उस बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी भी ये टॉपिक अर्थ मैग्नेटिज्म ऐसा कि अभी भी इसमें रिसर्चेस चल रही हैं, कोई कंफर्मेटरी आंसर नहीं कि क्यों होता है, रिसर्चेस अब भी चल रही हैं, कि हो सकता है कोई और कारण मिल जाए, कोई और चीज मिल जाए, रिसर्चेस अब भी चल रही हैं, ठीक है। उसके बाद अदर प्लैनेट्स, और प्लैनेट्स में मैग्नेटिज्म की स्थिति कैसी है उस बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अदर प्लैनेट्स के बाद हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक पोल्स की, कि ज्योग्राफिक पोल्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिक पोल्स एंड मैग्नेटिक पोल्स। ठीक है, तो ज्योग्राफिक पोल्स क्या होते हैं और मैग्नेटिक पोल्स क्या होते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कि ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स दोनों अलग अलग होते हैं। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, दोनों अलग होते हैं। आपको लगता है कि हाँ सेम है नॉर्थ पोल, लेकिन अलग होते हैं, जिसकी आप एसएसटी में अभी तक बात करते आ रहे थे ना, 9th 10th में, 7th 8th में, 6th 5th में, जब भी आप बात कर रहे होंगे, 5th में तो नहीं कर रहे, 6th से 10th तक में जितनी भी आप बातें कर रहे हैं वो सब ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की बातें कर रहे हैं एसएसटी में मैक्सिमम किताबों में। तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल क्या होता है, उस बारे में हम बात करेंगे। डाइपोल रिवर्सल, की जो पोल्स हैं वो स्विच करते हैं, पोलैरिटी स्विच करती है, तो डाइपोल रिवर्सल के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक एक्सिस, की मैग्नेटिक एक्सिस होता है, उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। और हम इसके अंदर पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप, डिप नीडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप और डिप नीडल पूरा पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर, इसके अंदर वेक्टर्स एंड मैग्नेटिज्म, कि अर्थ के मैग्नेटिज्म में वेक्टर्स कहां से आए, कंपोनेंट्स निकालेंगे, ठीक है, कंपोनेंट्स का थोड़ा सा काम। उसके बाद मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस भी दो हैं, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक, ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक दो तरीके के मेरिडियन हैं, तो वो पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाओ ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं, ठीक है, इसी के बारे में लिख रहे हैं, अभी ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर ही काफी सारे टॉपिक है, तो 2 घंटे से कम तो ये लेक्चर समझ के ही मत रखना, ये तो इतना लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है। उसके बाद एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये भी इसी के अंदर आपने पढ़ना है। और रॉक्स एंड हिस्ट्री, जो पूरे जो पत्थर हैं उनके थ्रू हमें कैसे अर्थ के मैग्नेटिज्म की जानकारी मिलती है, वो पढ़ेंगे, रॉक्स एंड हिस्ट्री। तो ये काफी सारा लग रहा है हमें पढ़ने में, है ना, कि काफी सारा मैथमेटिकल भी हो गया, थ्योरेटिकल भी हो गया। इसके बाद एंटीपोडल पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, एंटीपोडल पॉइंट्स क्या होते हैं, बहुत लंबा है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर भी एक काफी लंबा टॉपिक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। और एक बहुत ब्यूटीफुल फेनोमेनन है, मूवियों में दिखाते हैं, हम लोग कहते हैं अच्छा वाओ कितना ब्यूटीफुल फेनोमेनन है, वो रियल में होता है। वो जो लाइट वाला फेनोमेनन होता है ना, अलग अलग कलर की लाइटें आसमान में दिखती हैं ग्रीन से कलर की, वो असलियत में होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, वो पढ़ेंगे अब हम लोग।
तो वो 2 घंटे के आसपास का लेक्चर लगा कर, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। ये मत सोचना कि आप जो एसएसटी में ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो इससे नहीं जुड़ेगी, यहाँ के जुड़ती हुई नजर आएगी। एक चीज हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि ज्योग्राफी और फिजिक्स आपस में बहुत आराम से जुड़ सकते हैं। ज्योग्राफी क्या है, वो नेचर का एक डिस्क्रिप्शन है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में वही ज्योग्राफी है। और फिजिक्स क्या, उस नेचर से जुड़ी मैथमेटिक्स के बारे में ढूंढना। तो दोनों आपस में मिले हुए हैं, ज्योग्राफी और फिजिक्स एक ही हैं। आप कभी देखना, ये फिजिक्स के रिसर्चर होते हैं और ज्योग्राफी के एक्सपर्ट्स होते हैं, ये लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी का एक्सपर्ट ज्योग्राफिकल नॉलेज देगा और फिजिक्स वाला उसे डिकोड करेगा मैथमेटिकल टर्म्स में। तो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब लोग होते हैं। तो ये बहुत सारी लंबी टीम होती है जो रिसर्च करे। तो अर्थ मैग्नेटिज्म ऐसा है कि अभी इस पे रिसर्च जारी है, ठीक है। आप लोग भी हो सकता है कल को कोई रिसर्च करने लगे, है ना। बहुत लंबा है अर्थ मैग्नेटिज्म। यहाँ तो फिर भी शॉर्ट में पढ़ा रहे, वैसे तो किताबों की किताबें हैं, पेटेंट के पेटेंट हैं अर्थ मैग्नेटिज्म पे, कि कोई मॉडल है, कोई कुछ है, कोई बात हो रही है कहीं पे, किसी पेटेंट में कुछ है, कोई कहीं पब्लिश हुई चीज है। तो बहुत कुछ है अर्थ मैग्नेटिज्म में पढ़ने लायक। बट यहाँ वही पढ़ रहे हैं जो नेचुरली होती हैं चीजें, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, फिजिक्स और ज्योग्राफी का तो रिश्ता है, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिज्म वाली पूरी ब्रांच खत्म कर चुके हैं। यहाँ पे आके अब हम लोग मैग्नेटिज्म वाली ब्रांच खत्म कर रहे हैं। हम यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यहाँ से चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो तीसरा लेक्चर जो आएगा वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू होगा। अर्थ मैग्नेटिज्म के टॉपिक ही इतने लंबे थे कि पूरा बोर्ड ही भर गया, बहुत सारा है अर्थ मैग्नेटिज्म, तो मजा आएगा। ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट से चालू होता है, ऑयस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद स्नो रूल है। स्नो रूल मैक्सिमम जगहों पे सिर्फ एक डायग्राम दिया होता है कंपास और नीडल का, कि कंपास है, मैग्नेटिक नीडल है, उसके अंदर करंट पास हो रहा है। कंपास है, मैग्नेटिक नीडल वही है ना कंपास, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल है, कंपास है ना, वही अपना कंपास है। एक वायर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है और कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा। वही हमें बता दिया जाता है कि ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट हो गया। बट वहां पे डायरेक्शन के भी 4 केसेस बनते हैं, वो नहीं पढ़ाए जाते। तो वो स्नो रूल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। स्नो रूल के अंदर हम वो डायरेक्शन से जुड़े हुए 4 केस पढ़ेंगे, है ना, है ना। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राइट हैंड थंब रूल। बहुत ही प्यारा रूल, काम आएगा काफी जगह। राइट हैंड थंब रूल, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो सब। कॉर्क स्क्रू रूल, ये कॉर्क स्क्रू रूल, अब आप लोग सोच रहे हो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में काम आता था, यहां कहां से आ गया कॉर्क स्क्रू रूल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, वो निकालना सीखेंगे इस रूल की मदद से, ठीक है। सोलेनॉइड की बात करेंगे और सर्कुलर लूप की। ये सब छोटे छोटे से टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट है एक आधा इसके अंदर, तो 1 घंटे में सारे, ये छोटा सा ही है। और स्टेज एक्सपेरिमेंट, स्नो रूल एक हो गया, राइट हैंड थंब रूल में थोड़ा सा, कॉर्क स्क्रू रूल भी छोटा सा ही, सोलेनॉइड थोड़ा लंबा है, सर्कुलर लूप में ज्यादा कुछ है, निकालना सीख लिया तो काम होता है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनती है वो चीज सीखेंगे, कि जो नॉर्मल मैग्नेट होती है, नेचुरल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हॉर्सशू मैग्नेट, जिसे हम यू शेप मैग्नेट भी कहते हैं ना, हॉर्सशू मैग्नेट। देखिए अब इसे हॉर्सशू इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हॉर्स का जो पैर होता है वहां पे ये लोहे का सा स्ट्रक्चर लगता है, मैग्नेट नहीं होता, वो लोहे का होता है, बट वो लगता है, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट ये कैसे बनती हैं, क्या होता है, और इनका नॉर्मल मैग्नेट के साथ कंपैरिजन जो नेचुरल होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिक बेल, ये टॉपिक बहुत कम डिस्कस होता है, बहुत ही रेयर इस पे कभी क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रिक बेल एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर ऐसा लगता है कि छोटा सा टॉपिक है, समझ लिया काम हो गया। बट हम लोग यहाँ पे प्रॉपर सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक बेल कंस्ट्रक्शन क्या होती है, कि ड्रॉ भी करेंगे और तो समझेंगे भी कि इलेक्ट्रिक बेल की कंस्ट्रक्शन होती कैसे है।
कि इलेक्ट्रिक बेल बनती कैसे है, उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरी बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ड्रॉ कैसे होती है, उसके यूजेस क्या है और उसकी फंक्शन। तो इलेक्ट्रिक बेल एक बढ़िया टॉपिक है, बेहतरीन टॉपिक है, कंस्ट्रक्शन, यूजेस, फंक्शन सब कुछ आएगा। इसके बाद थोड़ा लंबा सा लेक्चर है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये रूल आया कहां से, है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसकी एक ट्रिक भी होती है, राइट हैंड पाम रूल। वो ट्रिक भी कवर करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है, राइट हैंड पाम ट्रिक होती है, राइट हैंड पाम रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड पाम रूल भी एक ट्रिक है, तो ये भी आप यूज करेंगे, हम इसे भी यूज करना सीखेंगे, इसे कैसे करते हैं। और इसके बाद आ जाएगा एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, उसके बाद आ जाएगा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर बात होगी मैग्नीट्यूड की। देखिए ये तो फोर्स की हमें डायरेक्शन दे देगा कि इनवर्ड्स लग रही है, आउटवर्ड्स लग रही है, लेकिन फोर्स जो लग रही होगी, एक कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, तो उसके ऊपर कुछ फोर्स भी लग रही होगी। उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो जो होगा ना वो आए, इसको हम वेक्टोरियल फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे कि वेक्टर की फॉर्म में कैसे है। तो वेक्टर फॉर्म ही यहाँ पे मैंने लिखी है, ठीक है। तो वेक्टर के अंदर ही इसकी बात करूंगा मैं आपको ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाला बताऊंगा, जो 90 डिग्री वाला स्पेशल केस होता है, डायरेक्ट वेक्टर के फॉर्म में ही बात करेंगे। वेक्टर का 9th क्लास का लेक्चर आ जाएगा मोशन की प्लेलिस्ट में, तो वहां से वेक्टर सीख लीजिएगा आप लोग, क्रॉस प्रोडक्ट वहां सिखाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर अगर पढ़ लिए तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पढ़ेंगे एक ही लेक्चर के अंदर, बहुत बढ़िया। इसके बाद डीसी मोटर, ठीक है, अगला लेक्चर होगा 7वां लेक्चर, डीसी मोटर। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, कोई प्लस के अंदर कुछ है तो नहीं, बट कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश करूंगा आपको सिखाने की कि जैसे हो सकेगा एक बार कोशिश करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, यूजेस और फंक्शन, और एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, बढ़िया, डीसी मोटर में मजा आएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा लंबा और बोरिंग सा टॉपिक आपको लगेगा क्योंकि थ्योरेटिकल है ये चैप्टर, मैंने बोला था, फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेस लॉ, बट मजे आएंगे, सही टॉपिक है, ठीक है। अब ये आपको ना बहुत छोटे में पढ़ाया जाएगा फैराडेज लॉ, तो अगर आप फैराडेज लॉ छोटे में पढ़ोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट प्रॉपर नहीं समझ आएगा। और लेंज़ेस लॉ तो बहुत ही कम कहीं दिया होता है, बट फिर भी हम 2-2.5 घंटे इसको पढ़ेंगे अपना आराम से, हम लोग न्यूमेरिकल तक लगाएंगे। फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी होंगे, ठीक है, परेशान मत होना, न्यूमेरिकल भी होंगे। इसके बाद एसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे अब हम लोग। ऑल्टरनेटिंग करंट की दुनिया चालू हो जाएगी, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी आएगा। इस पे क्वेश्चनिंग बहुत कम होती है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे, फिर भी सीखना जरूरी है। और एसी जनरेटर, एसी जनरेटर में भी वही सब करेंगे, कंस्ट्रक्शन, यूजेस, फंक्शन, एक एक पार्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक पार्ट के बारे में थ्योरी सब कुछ। उसके बाद अब आ जाओ ऑल्टरनेटिंग करंट वर्सेस डायरेक्ट करंट, ये छोटा सा लेक्चर है, बट इसके अंदर थोड़ी सी मैं हिस्ट्री भी लेके जाऊंगा वॉर ऑफ करंट की। वॉर ऑफ करंट किन दो लोगों के बीच में हुई थी? सर निकोला टेस्ला और सर थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में, है ना, दोनों अपना अपना पक्ष लेके बैठे थे, सर निकोला टेस्ला वर्सेस सर थॉमस एल्वा एडिसन। तो सर निकोला टेस्ला और सर थॉमस एल्वा एडिसन के बीच में लड़ाई थी, वॉर ऑफ करंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छोटा सा एक टॉपिक, सम वर्क्स ऑफ सर निकोला टेस्ला।
ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं और ये किताबों में भी नहीं होता, बट फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि जो है सर निकोला टेस्ला के काम काफी फ्यूचरिस्टिक थे उनके समय के हिसाब से, और आज भी काफी काम ऐसे हैं जो हम लोग नहीं समझ पाए। फिजिसिस्ट आज भी उनके कामों पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सर निकोला टेस्ला के कई फ्यूचरिस्टिक आइडियाज थे, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, और भी उन्होंने जैसे शिप वाला एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने 1900 के आसपास का जो समय था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 1890s का समय था, 1898। तो उसमें उन्होंने रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बोट बनाई थी। उस जमाने में जब लोग तारों से चलने वाली चीजों की बात करते, उन्होंने रिमोट कंट्रोल बोट बना के दिखाई थी, रिमोट कंट्रोल शिप, छोटा सा जहाज बना के दिखाया था। उसके अंदर 100 से भी ज्यादा पार्ट्स लगे थे उस छोटे से जहाज में, और उन्होंने वो चला के दिखाया था। वो है आज भी वो वाला मॉडल उपलब्ध है। ठीक है, उसके बाद एसी जनरेटर और डीसी मोटर में कंपैरिजन, छोटा सा लेक्चर होगा ये भी। दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में फर्क क्या होता है, किस पे कौन सी तरीके का करंट लगता है और क्या है। ठीक है, अब आखिरी लेक्चर इसके बाद होगा 13th लेक्चर, फिर ये चैप्टर खत्म। वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर्स। अरे कौन से वाले ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं? अब आप सभी लोग समझ रहे हैं कि वो वाले ट्रांसफॉर्मर्स जो मूवी में आते हैं, जो आपके घर के पास लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर। हम कहते हैं ना कि लाइट चली गई, ट्रांसफॉर्मर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी, लाइट नहीं आ रही, तो ये सब ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर का क्या होता है, टर्न्स रेशियो के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। टर्न्स रेशियो क्या होता है, फॉर्मूला, ये सब कहाँ से आए ये भी पढ़ेंगे। टर्न्स रेशियो के बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, उनसे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे आके चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब सीबीएसई की किताब में एक टॉपिक दिया होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, 2-3 पेज का छोटा सा टॉपिक है, वो मैं यहाँ कवर नहीं करूंगा। वो एक अलग चैप्टर दूंगा जहाँ पे प्रॉपर हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को साथ में जोड़ के पढ़ेंगे। तो 2-2.5 घंटे का एक अलग चैप्टर दूंगा, इसके साथ नहीं दूंगा। ये मैग्नेटिज्म पूरा है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तरह ही आप लोग पढ़िए, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बाद में। ठीक है, तो आप लोगों ने टॉपिकों के नाम नोट कर लिए होंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म के तो इतने सारे टॉपिक थे कि पूरा बोर्ड ही भर गया है उसके टॉपिकों से, तो आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ऑल द बेस्ट।